हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। जैसा कि इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा क्या चल रहा है, मुगल कालीन साहित्य कला। मुगल कालीन साहित्य कला का पार्ट 1 हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन साहित्य कला का सेकंड पार्ट। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इस समय पर कौन कौन सी रचनाएं की गई और कौन कौन उनके लेखक थे और किन किन के शासनकाल में ये रचनाएं हुई, ये हमने पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था जिन रचनाओं का अनुवाद हुआ उनके विषय में भी हमने कल पढ़ लिया था। और इसके साथ ही हमने मुगल कालीन साहित्य कला में चित्रकला के विषय में भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार थे और उनके द्वारा बनाई गई चित्रकारियाँ कौन कौन सी थी, कौन कौन सी पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला, मतलब मुगल काल में कौन कौन सी स्थापत्य, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ और वह किन के शासनकाल में हुआ और किस जगह पर हुआ, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मुगल कालीन साहित्य कला। मुगल कालीन जो साहित्य कला है बेसिकली ये मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय जो कला है उसका क्या है, एक मिश्रित रूप है। मध्य एशिया की इस्लामी कला और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। इसके साथ साथ इसमें जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है स्थापत्य कला में, वो तुर्क का, फारस का, बंगाल, जौनपुर के शर्की आदि सभी का इसमें क्या है, प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इन सभी का मिश्रित रूप या मिला जुला रूप भी हम कह सकते हैं कि जो मुगल कालीन साहित्य कला थी वो इन सब शैलियों का क्या थी, मिश्रित रूप थी। तो हम पढ़ते हैं कि मुगल काल में कौन कौन से स्थापत्य कला हुई, कौन कौन सी इमारतें बनी और किसके शासनकाल में बनी। तो सबसे पहले मुगल काल के जो संस्थापक थे बाबर, उनके शासनकाल में जिन इमारतों का निर्माण किया गया उसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। बाबर के समय में जो स्थापत्य कला हुई वो क्या थी, बाबर ने काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग की मस्जिद ये कहाँ पर इसने निर्माण करवाया, पानीपत में। ये मुगल काल में स्थापित पहली कोई भी स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है, वो क्या है, काबुली बाग की मस्जिद, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बाबर के द्वारा करवाया था। और कहाँ पर करवाया था, ये पानीपत नामक स्थान पर इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। इसके साथ ही बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। इसे संभल की जामा मस्जिद भी कहते हैं। संभल की जामा मस्जिद के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका निर्माण भी बाबर के द्वारा करवाया गया। और ये निर्माण इसने करवाया रुहेलखंड नामक स्थान पर। तो बाबर ने 2 महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया। एक जो थी उसकी काबुली बाग की मस्जिद। इससे क्या है, इन इमारतों के निर्माण से पता चलता है कि जो बाबर था वो भी स्थापत्य कला में क्या था, रुचि लेता था, तभी उसने इन इमारतों का निर्माण करवाया। ये काबुली बाग एक जगह है, वहां पर इसने मस्जिद बनवाई थी काबुली बाग में, इसीलिए इस मस्जिद को काबुली बाग की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और ये मस्जिद कहाँ पर बनवाई थी इसने, पानीपत में। और जो जामा मस्जिद थी रुहेलखंड में। तो बाबर के द्वारा दो मस्जिदों का निर्माण करवाया गया, एक पानीपत और दूसरी रुहेलखंड में। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र हुमायूं ने निर्माण करवाया दीनपनाह का। दीनपनाह के विषय में हमने पढ़ा था कि जब हुमायूं शासक बना तो उसने दिल्ली में दीनपनाह नाम से एक जगह का निर्माण करवाया और वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय क्या था, दीनपनाह में ही व्यतीत करता था। दीनपनाह जो जगह थी उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। आज के समय में इस दीनपनाह को पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है। तो पुराने किले दीनपनाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, हुमायूं के द्वारा। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में। पुराना किला आप लोगों ने सुना ही होगा, कहाँ पर है, दिल्ली में है। अब जब हुमायूं के विषय में हमने पढ़ा था तो उसके शासनकाल को हमने पढ़ा था कि 2 भागों में था। एक 1530 से 1540 और दूसरा था उसका 52 से लेके 55 से लेके 56, 1555 से लेके 1556 तक का शासनकाल। तो ये जो बीच का शासनकाल है 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, 40 से लेके 55 के बीच में, इस समय पे जो यहाँ पर शासन किया वो किसने किया था, शेरशाह सूरी ने करा था। इन सब चीजों के बारे में हम पहले वाली वीडियो में अपना कवर कर चुके हैं। तो जब शेरशाह शासक बना तो उसने जो निर्माण कराया उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण निर्माण उसके द्वारा कराए गए वो ये हैं।
शेर शाह ने किला ए कूना का निर्माण कराया। ये कहाँ पर कराया था? ये भी जो है पुराने किले में ही है, किला ए कूना। और जो शेर शाह ने इसके द्वारा जो ज्यादातर निर्माण किए गए, ये बिहार का शासक था, तो इसने जो भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो भी इसने इमारतें बनवाई वो ज्यादातर सासाराम बिहार में इसने बनवाई, क्योंकि ये वहीं का शासक था। तो दिल्ली में जो इसने एक बनवाई वो क्या थी? किला ए कूना दिल्ली में। और शेर शाह का मकबरा इसने जो बनवाया इसके शासनकाल में बना, वो कहाँ पर बना? सासाराम में। अकबर और शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण अकबर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। तो अकबर के शासनकाल में जो निर्माण हुए वो थे, अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाया। आगरा में एक किला बनवाया जिसका नाम क्या था? आगरा का किला दिया। ये कहाँ पर था? आगरा में। फतेहपुर सीकरी महल का निर्माण कराया। ये फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर था। इसके साथ ही इसने जोधाबाई महल का निर्माण कराया। जोधाबाई जो अकबर की पत्नी थी, उनके लिए इसने एक महल बनवाया जिसे जोधाबाई के महल के नाम से भी जाना जाता है। यह इसने कहाँ पर बनाया? फतेहपुर सीकरी में भी इसका निर्माण कराया। इसके सिवा इसने फतेहपुर सीकरी में एक जामा मस्जिद बनवाई। जामा मस्जिद बाबर के द्वारा भी बनाई गई। इसे संभल की जामा मस्जिद कहा जाता है। ये रोहिलखंड में बनाई गई। और अकबर ने जो जामा मस्जिद बनाई वो कहाँ पर बनाई? फतेहपुर सीकरी में। साथ ही इसने बुलंद दरवाजा बनाया, जिसे बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बुलंद दरवाजा है इसे फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया। तो अकबर ने जो निर्माण कराया वो क्या थे? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का महल, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। ये सभी निर्माण कार्य इसने फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर करवाया। अकबर के समय में ही इनकी जो माँ थी हाजी बेगम, उन्होंने अपने पति हुमायूं की याद में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। और जो हुमायूं का ये जो मकबरा था इसका निर्माण इन्होंने दिल्ली में करवाया। तो अकबर के शासनकाल में ही इसका निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसे अकबर के साथ ही पढ़ते हैं। तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। हुमायूं का जो मकबरा था ये 4 बाग पत्ती पर आधारित था। 4 बाग पत्ती मतलब चारों तरफ बाग और बीच में इमारत। इस साइड भी बाग, इधर भी बाग, और यहाँ पर ये है मकबरा हुमायूं का। तो इस पत्ती में इसने कुछ निर्माण कराया। ये भारत में निर्मित पहली स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है जो किस पर आधारित है? 4 बाग पत्ती पर, जिसका निर्माण 4 बाग पत्ती पर किया गया है। ये भारत में पहली निर्मित स्थापत्य कला है। हुमायूं के मकबरे में द्विगुंबद पद्धति का भी प्रयोग किया गया। द्विगुंबद मतलब पहले एक गुंबद वाली ज्यादातर इमारतें बनाई गई थी, लेकिन जब हुमायूं का मकबरा बनाया गया तो इसमें जो गुंबद बनाए गए, गुंबद कुछ इस आकार के होते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो इसमें द्विगुंबद पत्ती का प्रयोग किया गया। द्विगुंबद पत्ती का प्रयोग करके यह इसका निर्माण कार्य किया गया। इसका निर्माण कार्य जो था इनकी हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में हाजी बेगम ने करवाया। और किसकी देखरेख में ये कार्य इन्होंने करवाया? मीरक मिर्जा ग्यास। मीरक मिर्जा ग्यास जो थे वो फारस के एक स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे। स्थापत्य कला के विशेषज्ञ, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम द्वारा फारस के स्थापत्य विशेषज्ञ मीरक मिर्जा ग्यास की देखरेख में किया गया।
हम ये भी कह सकते हैं कि इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, मीरठ मिर्जा ग्यास। ये इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का जो मकबरा है वो किसकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य किया गया। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, हाजी बेगम ने। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। और मीरठ मिर्जा ग्यास जो फारस के स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे, उनकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य किया गया था। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इसमें द्विगुंबद प्रणाली का प्रयोग किया गया। इस प्रणाली पर निर्मित ये भारत की पहली इमारत है। द्विगुंबद प्रणाली में निर्मित ये भारत में निर्मित पहली इमारत है। इससे पहले यहाँ पे द्विगुंबद प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया। अगर ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है कि द्विगुंबद प्रणाली पर सबसे पहले कौन सी इमारत का निर्माण कराया गया, तो कौन सी का कराया गया था, हुमायूं के मकबरे का निर्माण। सबसे पहले द्विगुंबद प्रणाली का प्रयोग इसी इमारत में किया गया, भारत में। और ये चारवाग पद्धति पर आधारित थी। चारवाग पद्धति। तो ये हमने पढ़ा है हुमायूं के मकबरे के विषय में, है ना, कि इसका निर्माण बेगम हाजी द्वारा करवाया गया। किसके शासनकाल में करवाया, अकबर के शासनकाल में करवाया। किसकी देखरेख में हुआ, मीरठ मिर्जा ग्यास जो कि फारस के स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे, उनकी देखरेख में हुआ। इसकी विशेषता क्या है, ये द्विगुंबद प्रणाली का प्रयोग उसमें किया गया है। चारवाग पद्धति का प्रयोग इस इमारत के अंदर किया गया है, इस मकबरे में किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या निर्माण किए गए। जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया, जो कहाँ पर बनवाया, सिकंदरा। जहांगीर अकबर की संतान थी, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था, बचपन में इनका नाम सलीम था। तो इन्होंने अपने पिता का मकबरा बनवाया। कहाँ पर बनवाया, सिकंदरा नामक स्थान पर इन्होंने अपने पिता का मकबरा बनाया। अकबर का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बना। इनकी पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। एतमादुल्ला इनके पिताजी थे नूरजहां के, और उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर करवाया, आगरा में। इसे एतमादुल्ला का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। इस मकबरे में इन्होंने पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया। पित्रादुरा शैली जो थी उसमें क्या था कि दोनों साइड खंभों पर फूल पत्तियों वाली, जो फूल पत्तियां मतलब उसके अंदर बनी हुई होती थी, दोनों साइड खंभे, और उन पर क्या है, फूल पत्तियों वाली डिजाइन बनी हुई होती थी। तो इस पर उन्होंने अपने पिता का, इस शैली में उन्होंने अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। कहाँ पर, आगरा में। इसके साथ ही नूरजहां ने अपने पति जहांगीर का मकबरा भी बनवाया, और जो जहांगीर का मकबरा था वो नूरजहां द्वारा उसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया, लाहौर में करवाया गया। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के विषय में। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मोती मस्जिद दो है, एक का निर्माण शाहजहां ने करवाया और दूसरी का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। शाहजहां ने जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया वो आगरा के किले में, आगरा के किले के अंदर एक मोती मस्जिद बनाई गई, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। इसके साथ ही इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया। तो ये जो लाल किला है इसका निर्माण दिल्ली में हुआ है, ये लाल किला दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल में पूरा का पूरा सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो राजस्थान के मकराना नामक स्थान से लाया गया। इस ताजमहल में जिस पत्थर का प्रयोग किया है वो क्या है, संगमरमर का पत्थर, और जो कहाँ से लाया गया, पूरा का पूरा पत्थर राजस्थान के मकराना नामक स्थान से इस पत्थर को लाया गया। और निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। ये अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। तो मोती मस्जिद अगर पूछी जाए शाहजहां वाली, तो वो कहाँ पर है, आगरा में।
आगरा के किले में है। और अगर पूछा जाए मोती मस्जिद दिल्ली वाली, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। जो लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दौरानी की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया, और ये मकबरा कहाँ पर था? औरंगाबाद में, औरंगाबाद नामक स्थान पर इस मकबरे का निर्माण करवाया गया। इसे बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे ताजमहल की कॉपी भी कहा जाता है, ताजमहल का द्वितीय रूप भी इसे कहा जाता है। मतलब ये जो मकबरा था वो बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह दिखने में लगता है, इसीलिए इसे ताजमहल की कॉपी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और मैंने अभी बताया आपको कि मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने, वो कहाँ पर करवाया? दिल्ली के लाल किले में। और आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। इस स्थापत्य कला की विशेषता ये है कि इसमें जो संगमरमर के पत्थर के ऊपर हीरे जवाहरात को जड़कर इमारतों के निर्माण कार्य करे गए। मतलब जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया उनको बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया और इमारतों में उन पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है वो मध्य एशिया की इस्लामी शैली और भारतीय कला शैली का मिश्रित रूप है। इस स्थापत्य कला की विशेषता है कि संगमरमर के पत्थर पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट। एक तो जो संगमरमर का पत्थर है उसके ऊपर हीरे जवाहरात से जड़ावट की गई है, मतलब उन्हें पत्थरों को जड़ा गया है। दूसरा पितरा दूरा शैली जो मैंने अभी बताया, फूल पत्तियों वाली शैली। और महलों में बहते पानी की व्यवस्था, जैसे ताजमहल में भी आपने देखा है कि पानी बहता है, उसी प्रकार से इस समय में जो ज्यादातर इमारतें बनाई गई उन सभी में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि महलों में क्या है? पानी बहता है, बहते हुए पानी के लिए अलग से स्थान बनाया गया। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि किसके, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। इसी प्रकार स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो ये तो थी हमारी मुगल काल में स्थापित कुछ स्थापत्य कला, कुछ इमारतें जिनके विषय में हमने पढ़ लिया है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाबर ने काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण करवाया पानीपत में, जामा मस्जिद का रुहेलखंड में। हुमायूं ने दीनपना नामक शहर की स्थापना करी, जिसे आज पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। शेर शाह किला है कूना, ये भी पुराने किले में ही है, का निर्माण करवाया। और शेर शाह का मकबरा सासाराम में इसने निर्माण कार्य इसका करवाया। अकबर ने आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी का महल, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा आदि इन सभी का निर्माण इसने कहाँ पर करवाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया और वो कहाँ पर है? दिल्ली में। जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया सिकंदराबाद में। नूरजहां ने एतमादुल्ला अपने पिता के लिए मकबरा बनवाया आगरा में और अपने पति जहांगीर के लिए बनवाया लाहौर में। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में, लाल किला बनवाया दिल्ली में और ताजमहल बनवाया आगरा में। औरंगजेब ने रबिया दौरानी अपनी बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे आज बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया, साथ ही इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये हमने अपना स्थापत्य कला के विषय में पढ़ लिया। और अब हम पढ़ते हैं कि मुगल काल में जो संगीतज्ञ थे, संगीत को भी मुगलों ने बहुत ही आश्रय दिया, बहुत ही संगीत प्रेमी थे जो मुगल शासक थे। इस काल में बहुत कई सारे संगीतज्ञ हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा की गई रचनाएं भी हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि मुगल काल में कौन कौन से संगीतज्ञ थे। अकबर और हुमायूं के काल में ज्यादा संगीतज्ञों के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो नहीं है और ना ही कभी इनसे पेपर में कोई प्रश्न पूछा गया है। तो अकबर के समय से संगीत का जो प्रचलन था वो ज्यादातर हुआ। तो अकबर के
से हम शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में तानसेन, बाज बहादुर, गोपाल, हरिदास, रामदास, मियाँ चांद, बैजू बावरा और मियाँ लाल ये कुछ संगीतज्ञ थे। कौन कौन थे? तानसेन थे। तानसेन सर्वाधिक प्रिय जो थे अकबर के लिए वो कौन थे? तानसेन थे और सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इनके विषय में अबुल फजल ने ये तक कहा है कि तानसेन से पहले भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले तक कोई भी ऐसा संगीतज्ञ नहीं हुआ जैसा कि इस उनके शासनकाल में तानसेन था। मतलब सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? तानसेन थे। तानसेन को अकबर के द्वारा कंठाभरण वासी की उपाधि भी दी गई। तानसेन को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? कंठाभरण वासी की उपाधि भी अकबर ने इन्हें दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। राजा रामचंद्र के दरबार में थे और वहां से ये अकबर के दरबार में आ गए और अकबर के दरबार में इन्हें बहुत ही प्रेम मिला। सबसे प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे अकबर के शासनकाल में वो कौन थे? तानसेन थे। अकबर एक यंत्र बजाता था, जो हमने अकबर के विषय में जब हम पढ़े थे तब हमने पढ़ा था। तो अकबर नगाड़ा बहुत ही अच्छा बजाता था। इससे पता चलता है कि इसकी संगीत में कितनी रुचि थी। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने यह भी बताया है, अबुल फजल ने जो अकबरनामा की रचना की थी उसमें इन सब बातों का जिक्र किया गया है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे। 36 संगीतज्ञ को अकबर ने आश्रय दिया था। ये बात अकबरनामा में कही गई है। जहांगीर के शासनकाल में थे जो संगीतज्ञ थे बिलास खां, छतर खां और शौकी। ये जो शौकी हैं ये गजल गायक थे। किसके काल में थे ये? जहांगीर के शासनकाल में गजल गायक मतलब गजलें गाया करते थे, गजल गायक थे। शौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? आनंद खां की उपाधि। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई। जहांगीर के शासनकाल में ही थे कौन? बिलास खां, छतर खां और शौकी। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में थे लाल खां, विश्राम खां। जो इंपोर्टेंट है वही सारे मैंने यहाँ पर नोट करे हैं। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। उस समय पर उपाधियां बहुत दी जाती थी। तो अगर पूछा जाए कि आनंद खां की उपाधि किसे मिली तो शौकी को, और किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के, क्योंकि जहांगीर के दरबार में थे। और लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी गई, मतलब समुद्र के समान गुणों वाला गुण समुद्र की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? शाहजहां के द्वारा दी गई। तो आज हमने अपना ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट कर लिया, मुगलकालीन साहित्य कला, जिसमें हमने पढ़ा कि मुगल काल में कौन कौन सी रचना हुई, किसके शासनकाल में किन किन रचनाओं का अनुवाद हुआ। इसके साथ ही स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने क्या पढ़ा? संगीतज्ञ के बारे में, चित्रकला के बारे में। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक आज खत्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।